नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर हुए विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करने पड़े। घटना में 20 से अधिक पुलिसकर्मी और 2 दर्जन लोग चोटिल हो गए। 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं घटना पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए थे। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि उपद्रवियों से निपटें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। संभल शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग पर आम लोगों को रोक लगा दिया गया है। लोगों को रूट डाइवर्ट करके अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। शहर भर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हंगामा और पथराव के बीच हालात पर काबू पाने के लिए एसपी संभल कृष्ण बिश्नोई सड़क पर उतर आए। उपद्रवियों को समझाते हुए कहा, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करें। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए दूसरे दिन टीम पहुंची। इस बीच जब टीम मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी तो मस्जिद के बाहर पुलिस ने भीड़ पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने पथराव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं संभल की घटना पर खुद सीएम योगी ने निगरानी रखी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। बता दें, जब सर्वे के लिए टीम दूसरे दिन शाही जामा मस्जिद पहुंची तो पुलिस पर पथराव किया गया। इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को कंट्रोल में लिया। इस बवाल और पथराव के बीच सर्वे करने वाली टीम 1 घंटे पहले ही मस्जिद से निकल गई और उसे सुरक्षित कोतवाली ले जाया गया। संभल मामले पर डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सीएम योगी को ब्रीफ दिया है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह गंभीर घटना है। मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था, लेकिन जानबूझकर सुबह फिर से सर्वे टीम को भेजा गया ताकि माहौल खराब हो सके और चुनावी मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। सूचना है कि कई लोग घायल हो गए हैं और 3 युवकों की जान चली गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मस्जिद का सर्वे पहले ही किया जा चुका था तो सरकार को फिर से इसकी क्या जरूरत पड़ी, वो भी बिना किसी तैयारी के। वहीं संभल में बवाल पर बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार और प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की आलोचना की है। मायावती ने कहा कि उपचुनाव को अप्रत्याशित परिणामों के बाद मुरादाबाद मंडल खासकर संभल जिले में तनाव था। ऐसे हालात में यूपी सरकार और प्रशासन को मस्जिद मंदिर विवाद के सर्वे को शांति से आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आज जो बवाल और हिंसा हुई उसके लिए यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न करें। सर्वे का मतलब ये नहीं होता कि किसी से मस्जिद छीन ली जाएगी। कानून पर भरोसा रखें, इस्लाम भी शांति का पैगाम देता है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने से कोई सख्त निर्णय नहीं उठाता है तब तक बसपा किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पहले बैलेट में फर्जी मतदान होते थे, अब ये ईवीएम से भी होने लगे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो सिर्फ उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, बाकी चुनाव में भाग लेंगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपी में उपचुनाव होने भी नहीं है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट का फैसला होने के बाद उपचुनाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय सोच का युवा तकनीकी से जुड़कर देश को मजबूत कर सकते। नई तकनीकी से जुड़कर जो आगे नहीं बढ़ा वो रेस में पिछड़ गया। ये बातें रविवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रोफेसर यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी ने कहा वर्ष 1990 में जब कंप्यूटर बैंक में आए तो उनका भी विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि इस तकनीकी के आने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन तकनीकी तो नहीं रुकी। जिसने इसे नहीं अपनाया वो जरूर पिछड़ गया। उन्होंने युवाओं को नई तकनीकी के साथ जुड़कर काम करने का आह्वान दिया। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यूपी के बरेली देहात की फरीदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुजरने वाली रामगंगा नदी पर फरीदपुर और बदायूं के दातागंज और जोड़ने वाले अधूरे ओवरब्रिज पुल से टैक्सी की वैगन कार नीचे गिर गई, जिसके चलते कार में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रविवार सुबह 9 बजे का बताया जा रहा है। फरीदपुर के खलपुर गांव के लोग रामगंगा किनारे सुबह टहलने पहुंचे थे। उन्होंने नदी में कार पड़ी देखी। ग्रामीणों ने मदद की कोशिश की, मगर तब तक कार सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक युवक फर्रुखाबाद जिले में आयोजित शादी समारोह से शामिल होने के बाद कार से गाजियाबाद को लौट रहे थे। उन्होंने जल्दी पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। गूगल मैप ने निर्माणाधीन पुल का रास्ता बता दिया और वो लोग ओवरब्रिज से गुजरने लगे। इसी दौरान ये हादसा हो गया।
जगतगुरु कृपालु महाराज की बड़ी पुत्री विशाखा त्रिपाठी का रविवार की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। कृपालु महाराज की 2 अन्य पुत्रियां दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के निधन से आध्यात्मिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को यमुना के मोक्ष धाम पर किया जाएगा। बता दें कि जगतगुरु कृपालु परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी अपनी दोनों बहनों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट अपनी निजी कार से जा रही थी। नोएडा के दनकौर के समीप पीछे से आ रहा कैंटर ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी गाड़ी पर पलट गया, जिससे 75 वर्षीय विशाखा त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बहनें श्यामा त्रिपाठी और कृष्णा त्रिपाठी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।